बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बोलते एमसीक्यू सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ सेकेंड ईयर कॉमर्स इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के लिए हाजिर खिदमत हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़्ज़ाक खत्री ब्रदर्स के चैनल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जैसे ही जहन में आता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब एक ऐसे लोगों का गिरोह जो जमा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कारोबार को या किसी तंजीम को चलाने के लिए, लेकिन उनका बुनियादी मकसद नॉन प्रॉफिट मेकिंग यानी मुनाफा कमाना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल जो प्राइवेट तौर पे चलता है वो एक बिजनेस यानी प्रॉफिट कमाने के लिए होगा, लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल जब खोला जाता है तो उसका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेज, हॉस्पिटल, सोशल और वेलफेयर चैरिटी इदारे, क्रिकेट ग्राउंड, कई इस किस्म के बहुत सारे और जैसे लाइब्रेरीज हो गई, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका बुनियादी मकसद किसी कम्युनिटी को बेनिफिट देना है, लोगों को बेनिफिट देना है, वेलफेयरिटी देना है, लेकिन उनका बुनियादी मकसद प्रॉफिट अर्न करना ना हो, तो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आमतौर पर कैश बेसिस पर काम करती हैं, कैश बुक बनाती हैं, और उनकी कैश बुक के ज़रिए हम एक चीज़ बना सकते हैं और वो है उनकी कैश रिसिप्ट और पेमेंट की समरी। कैश रिसिप्ट और पेमेंट की समरी कैश बुक से ही बनाई जाएगी। जैसे उनको मेन सोर्स ऑफ इनकम उनकी होती है डोनेशन, उनको अतियात मिलते हैं, चैरिटी मिलती है, तो अब वो डोनेशन कैश बुक में 10 दफ़ा मिली तो हमने कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो 10 दफ़ा की आई हुई डोनेशन को जमा करके एक जगह लिख दिया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स जो यूज़ हो रहे होते हैं और कई दफ़ा आ और जा रहे होते हैं, उन सब का फाइनल समरी बनाकर कैश रिसिप्ट और पेमेंट की शक्ल में पेश कर देते हैं। ये आपको टी फॉर्म में दिया जाता है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोला जाएगा। और फिर इस तरह कैश रिसिप्ट और पेमेंट से हम उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम और मेन एक्सपेंसेस को अलग कर सकते हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम जैसे डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया। दूसरा, कुछ खास लोग और मेंबर्स उसको चलाते हैं, तो उन मेंबर्स से वजीफे की तरह मुद्दती जो वसूली होती है, जिसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, वो मिलती है उनको। लीजेसी यानी किसी शख्स के मौत के सिलसिले में जो वसीयत या तरका वो छोड़ के जाता है और वो पैसे उनको मिलते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें इनके पास मेन सोर्स ऑफ इनकम होती हैं। इसके अलावा अगर कोई लेक्चर अटेंड करवाते हैं, वर्कशॉप, सेमिनार करवाते हैं, कोई एग्जीबिशन करवाते हैं और एडमिशन फ़ीस वगैरह लेते हैं लोगों से, लॉकर रेंट वगैरह लिया जाता है लोगों से, या मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से कोई और मिसलेनियस रिसिप्ट्स की जाती हैं, तो वो उस इदारे की मेन सोर्स ऑफ इनकम होंगी। बाकी एक्सपेंसेस में यकीनी तौर पर रेंट, स्टेशनरी, आपका सैलरीज़, इस तरह के मुख्तलिफ खर्चे इनके होते हैं, यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस वगैरह। और बाकी इसके अलावा वो अपने इजाफी पैसे को इन्वेस्टमेंट की शक्ल में लगा देते हैं, उससे उनको इंटरेस्ट भी आता है। तो इस तरह की मुख्तलिफ इनकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होती हैं, और इनकी यानी कैश रिसिप्ट और पेमेंट के ज़रिए हम उस इदारे का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर्स को और क्रेडिट साइड पर इनकम को रख के टी फॉर्म की तरह ही हम जो है वो क्या करते हैं, इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने की सूरत में जब इनकी इनकम ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो एक्सपेंस की साइड पर जो फ़र्क आ रहा होगा उसे नॉर्मल बिजनेस में इनकम कहा जाता है। इस बिज़नेस का काम इनकम कमाना नहीं होता, इसलिए इनके पास जो ये इजाफी जनरेट होगा उसे सरप्लस फॉर द पीरियड कहा जाएगा बजाय नेट इनकम के। और इसी तरह अगर इनकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो इनकम साइड पर जो कमी आ रही होगी इसे डेफिसिट फॉर द पीरियड यानी खसारा उस अरसे का कहा जाएगा, नेट लॉस की जगह पर। बाकी जो इनकी बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में
एसेट्स यानी करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स वही होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वही होती हैं जो नॉर्मल बिजनेस में होती हैं। अलबत्ता नॉर्मल बिजनेस में ऑनर इक्विटी, पार्टनरशिप इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी की हेडिंग लगा करती है, लेकिन यहाँ चूँकि ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये आमतौर पर किसी एक शख्स की नहीं होती, ये बहुत सारे कलेक्टिवली लोगों के लगाए गए पैसों से बनी हुई होती है। इस पे हक भी, हक के मिल्कियत भी किसी एक शख्स का नहीं होता, लिहाजा इसमें एक चीज़ ऑनर इक्विटी की जगह पर प्रोड्यूस की जाएगी जिसे हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड फंड, जमा किया गया पैसा। तो ये जो एक्यूमुलेटेड फंड है, इसे निकालने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम सिंगल एंट्री में एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करते हैं तो हमारे पास कैपिटल आता है। बिल्कुल इसी तरह एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करने से इस टॉपिक में हमारे पास जो आएगा वो एक्यूमुलेटेड फंड होगा। हम एक्यूमुलेटेड फंड आमतौर पे एट स्टार्ट निकालते हैं, उसके अंदर हम ऐड करते हैं सरप्लस जो पीरियड का आया होता है, लेस करते हैं हमें जो डेफिसिट खसारा हुआ, और इस तरह एक्यूमुलेटेड फंड बैलेंस शीट में फाइनल शेप में आ जाता है। ये इसके मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी और ये इन्फॉर्मेशन यकीनी तौर पर आपको MCQs में बहुत काम आएंगी। अब MCQs को शुरू करते हैं। नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न आर एस्टैब्लिश फॉर, जो बिला मुनाफा चलने वाले कारोबार या चलने वाले इदारे होते हैं, कंसर्न से मुराद है इदारे, तो बिला मुनाफा चलने वाले जो इदारे होते हैं वो कायम किए जाते हैं किस काम के लिए? मेकिंग प्रॉफिट, लॉस, नो प्रॉफिट और लॉस, या ट्रेडिंग, तिजारत करने के लिए। तो यकीनी तौर पे तिजारत के लिए नहीं होते, लॉस के लिए नहीं होते, प्रॉफिट के लिए नहीं होते, तो ये यकीनी तौर पर नो प्रॉफिट और लॉस के तौर पर चलते हैं। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉलोज द सेम रूल एज, एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट उन्हीं कवानीन के हिसाब से चलता है जैसा कि बैलेंस शीट चलती है, इनकम स्टेटमेंट चलता है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग चलता है, या कैश बुक चलती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम एक नॉर्मल बिजनेस जो कि मुनाफा कमाने के लिए होता है उसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जबकि उसके मुकाबले में इनकम स्टेटमेंट जैसा ही इस नॉन प्रॉफिट मेकिंग में हम जो बनाते हैं वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका मतलब है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उन्हीं रूल्स को फॉलो करता है जो इनकम स्टेटमेंट फॉलो करता है। तो राइट आंसर है इनकम स्टेटमेंट। एक्यूमुलेटेड फंड इज यूज इन प्लेस ऑफ, एक्यूमुलेटेड फंड मजमुआती फंड इस्तेमाल होता है किसकी जगह पर? ड्राइंग, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, या कैश बुक। तो यकीनी तौर पर एक्यूमुलेटेड फंड जो होता है वो रिटेन अर्निंग की तरह जो है वो काम कर सकता है, या जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की तरह काम कर सकता है, या इसका आंसर कभी कभार ऑप्शन में इस तरह भी दिया जा सकता है कि एक्यूमुलेटेड फंड इस्तेमाल होता है किसकी जगह पर? तो हम कैपिटल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि कैपिटल स्टेटमेंट के तौर पर भी ये इसकी जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर कहा गया इन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एसेट में से लाइबिलिटीज़ को लेस करें तो क्या आता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर एक नॉर्मल बिजनेस है तो उसमें से एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करने से कैपिटल हासिल होता है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग में चूँकि किसी एक बंदे की मिल्कियत में ये कारोबार नहीं होता, तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करने से उस इदारे का एक्यूमुलेटेड फंड जनरेट होगा। तो राइट आंसर होगा जी एक्यूमुलेटेड फंड। Which of the following account is considered as income account? इनमें से कौन सा अकाउंट तस्वुर होता है कि वो एक इनकम का अकाउंट है? कैश, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, या सब्सक्रिप्शन? तो आपको पता होना चाहिए कि कैश, फर्नीचर और स्पोर्ट्स गुड्स तीनों एसेट्स हैं और एसेट्स बैलेंस शीट में जाते हैं। तो इनकम का जो अकाउंट होगा वो होगा सब्सक्रिप्शन, जिसके बारे में मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन से मुराद है वजीफे की तरह मेंबरान से होने वाली मुद्दती वसूली सब्सक्रिप्शन कहलाती है। तो सब्सक्रिप्शन इज द राइट आंसर। 6 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज कंसीडर्ड एज इनकम अकाउंट? इनमें से कौन सा अकाउंट तस्वुर होता है कि ये इनकम का अकाउंट है? स्पोर्ट्स की बुक्स, डोनेशन, फर्नीचर, या स्पोर्ट्स गुड्स? तो आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स बुक्स, स्पोर्ट्स गुड्स और फर्नीचर ये सब एसेट्स हैं। डोनेशन, अतियात जो मिलते हैं एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को, वो उनकी इनकम होता है। तो डोनेशन
is the right answer. The balance sheet lists the assets, liabilities and dash of the club. तो एक क्लब जो होता है वो आमतौर पे नॉन प्रॉफिट मेकिंग में आता है, तो बैलेंस शीट उसकी जब बनेगी तो उसमें एसेट्स आएंगे, लाइबिलिटीज़ आएंगी और एक्यूमुलेटेड फंड आएगा, क्योंकि कैपिटल तो इनका नहीं होता, एक्यूमुलेटेड फंड होता है, तो एक्यूमुलेटेड फंड इज द राइट आंसर. इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन, इनफरादी या इंस्टीट्यूशन इदारे जिनमें एक्टिविटीज़ अदर देन ट्रेड, तिजारत के अलावा सरगर्मियाँ जारी रखी जाती हों, उसे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यानी माल तैयार करने वाला इदारा, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न तिजारत ना करने वाला इदारा, ट्रेडिंग कंसर्न तिजारत करने वाला, या बैंकिंग कंसर्न बैंक के इदारे. तो यकीनी तौर पर वो इदारा जिसकी एक्टिविटी तिजारत की नहीं होती तो उसे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन आमतौर पे मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट कैसे? डबल एंट्री सिस्टम में, सिंगल एंट्री में, कैश सिस्टम में, या इनमें से कोई नहीं. तो आमतौर पे जो नॉन ट्रेडिंग इदारे होते हैं ये उधार की डीलिंग तो करते नहीं, उधार का कारोबार तो करते नहीं, कारोबार तो इनका होता नहीं, तो लिहाजा तिजारत ना होने, उधार की तिजारत ना होने के सबब उनका कैश सिस्टम होता है, यानी कैश पर ही वो सारा काम करते हैं. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर तैयार की जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए. तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द राइट आंसर. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या मेंटेन नहीं करती? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी ये क्या नहीं बनाती? तो हम जानते हैं कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करती हैं, ये बैलेंस शीट बनाती हैं और ये अपनी रिसिट और पेमेंट का जो हिसाब है वो भी करती हैं. इसका मतलब है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, क्योंकि इनका काम ट्रेडिंग करना होता ही नहीं है. तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बी इज द राइट आंसर. कहा गया था प्रिपरेशन बनाना एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का सिमिलर, मिलता जुलता होता है, जैसे कि आप प्रिपेयर करते हो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस या वर्कशीट. तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता जुलता अकाउंट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फायदे नुकसान का पता देता है और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सरप्लस एंड डेफिसिट का पता देता है. रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज वसूली और अदायगी का जो अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है. मैं एक मरतबा फिर याद दिलाता चलूँ, नॉमिनल अकाउंट खर्चों और आमदनियों के लिए होता है, रियल अकाउंट एसेट से मुतालिक होता है, पर्सनल अकाउंट में लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल वगैरह आते हैं और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट तो मतलब कोई अकाउंट नॉर्मली नहीं बनाया जाता. तो इस हिसाब से डी ऑप्शन तो नहीं है. रिसिट और पेमेंट आमतौर पे कैश की होती है, कैश एक असेट है, तो असेट होने का मतलब है कि एसेट सारे रियल अकाउंट होते हैं, तो रियल अकाउंट यानी बी इज द राइट आंसर. 14 में कहा गया रिसिट और पेमेंट अकाउंट समरी, खुलासा किसका होता है? कैश बुक का, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का? तो यकीनी तौर पर वो कैश बुक के जरिए ही बनाया जाता है, तो कैश बुक का खुलासा होता है एंड कैश बुक इज द राइट आंसर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ऑल. इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट जो किया जाता है वो किसको? एक्सपेंस को, अर्निंग को, एसेट्स को या लाइबिलिटीज को. आप जानते हैं इनकम आती है, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लिहाजा आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आमदनी को ही क्रेडिट साइड पर लेंगे, तो अर्निंग, आमदनी इज द राइट आंसर. रिसिट और पेमेंट अकाउंट क्या शो करता है? इनकम और एक्सपेंडिचर, कैश, रिसिट और पेमेंट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, डेटर्स एंड क्रेडिटर बैलेंस. डेटर एंड क्रेडिटर यानी मकरूज और कारिज का बैलेंस. तो यकीनी तौर पर रिसिट और पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश की वसूली और अदायगी को जाहिर करता है, तो बी इज़ द राइट आंसर, कैश, रिसिट एंड पेमेंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किसको किया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था जी क्रेडिट इनकम को किया जाता है, तो डेबिट यकीनन एक्सपेंस को किया जाता है, तो एक्सपेंस ए इज़ द राइट आंसर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिवील, क्या जाहिर करता है? कैश इन हैंड, सरप्लस एंड डेफिशिएंसी, कैपिटल अकाउंट या कैश इन बैंक.
तो यकीनी तौर पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फ़ायदा होता है तो वो सरप्लस के तौर पर, और नुकसान होता है तो वो डेफिशिएंसी यानी डेफिसिट को जाहिर करता है। तो सरप्लस एंड डेफिसिट या सरप्लस एंड डेफिशिएंसी इज़ द राइट आंसर। 19 में कहा गया स्पेसिफिक डोनेशन, मखसूस अतियात जाहिर होते हैं रिसिट साइड पर, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में, और उन्हें लिया जाता है कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एसेट साइड पर बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर। एंड द राइट आंसर इज लाइबिलिटी साइड के तौर पर बैलेंस शीट में उनको लिया जाएगा। तो याद रखिए, मखसूस अतिया जब आता है तो वो आप पे एक जिम्मेदारी भी होता है कि ये मखसूस किस्म का अतिया आया है तालीम के लिए, ये मखसूस अतिया आया है इस काम को करने के लिए, तो फिर एक कारोबार के ऊपर वो आने वाला अतिया एक कर्जा भी बन जाता है कि एक कर्जा भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस एक्टिविटी को, इस काम को पूरा करना है। तो ये लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट के वो स्पेसिफिक डोनेशन आता है। कोई भी प्रॉफिट जो सेल करने पे फर्नीचर पर होगा एक क्रिकेट क्लब का, उसे कहाँ लिया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैश अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट में? तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट यकीनी तौर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम के तौर पर दिखाया जाएगा। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिगिन, शुरुआत किससे होती है इसकी? डेबिट बैलेंस से, क्रेडिट से, नो बैलेंस, या उनमें से कुछ नहीं? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट, एक टेम्पररी आमदनियों और इनकम को क्लोज अप करने के लिए होता है। इसका कोई बैलेंस तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई बैलेंस इसका नहीं होगा, और कोई बैलेंस ना होने का ऑप्शन सी में पाया जाता है। तो नो बैलेंस इज द राइट आंसर। द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है रिसिट एंड पेमेंट किसकी? वसूली और अदायगी का अकाउंट। वसूली और अदायगी किसकी जाहिर करता है? कैपिटल नेचर को सिर्फ, रेवेन्यू नेचर को, दोनों कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यकीनी तौर पर हमारा होगा कि रिसिट और पेमेंट अकाउंट जो है वो वसूली और अदायगी को जाहिर करता है, बोथ, दोनों, कैपिटल और रेवेन्यू, दोनों ही किस्म की वसूली और अदायगी को जाहिर करता है। 23 में कहा गया सब्सक्रिप्शन यानी वजीफे की तरह मेंबरान से मुद्दती वसूली हालिया साल की रिसीव होती है करंट ईयर में, तो उसे क्रेडिट रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में करेंगे, डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट करेंगे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में, या क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सब्सक्रिप्शन जो हालिया साल की आपको वसूल हुई होती है वो वसूल होगी, तो यकीनी तौर पर वो जाएगी डेबिट साइड पर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में कि कैश आया सब्सक्रिप्शन वसूल होने से। तो आप कैश की रिसिट साइड पर यानी डेबिट साइड पर उसको शो करेंगे, तो लिहाजा राइट आंसर आपका हुआ कि डेबिट रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर 24 में कहा गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड लीजेसीज, गैर तकसीम शुदा वसीयत या फौत होने की सूरत में, मरने की सूरत में एक बंदे की वसीयत का छोड़ा हुआ तरका या वसीयत या छोड़े हुए पैसे जायदाद के डेबिट किए जाते हैं रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्रेडिट किस में किए जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, शो होते हैं लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में, शो होते हैं एसेट साइड पे बैलेंस शीट में, या डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यानी जो गैर तकसीम शुदा वसीयत या तरके के पैसे जिसको आपने डेबिट किया था रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसको अब क्या करेंगे? तो अब ये करेंगे कि उसे लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में जाहिर करेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है कि ये जो वसीयत या तरके का पैसा आया है उसको उस खास मकसद में इस्तेमाल किया जाएगा जो वसीयत की गई है। कहा गया रिसिट और पेमेंट अकाउंट स्टार्ट किसके साथ होता है? ओपनिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस, बिगिनिंग या एंडिंग बैलेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्ट कैश के ओपनिंग बैलेंस के साथ होना चाहिए, तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर ओपनिंग बैलेंस यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस। एक्सपेंसेस एक क्लब के इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसमें देयर अपीयर्स अ फंड, एक फंड भी जाहिर होता है, उसे आप कहाँ दिखाएंगे? दोबारा सुन लीजिएगा, एक क्लब के होने वाले अखराजात
जिसके लिए उनके पास एक फंड भी जाहिर हुआ है, उसे आप कहाँ दिखाएंगे? डिडक्शन करेंगे उस रिस्पेक्टिव फंड से लाइबिलिटीज पर। एक्सपेंडिचर जो डेबिट साइड का होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, एक्सपेंडिचर जो डेबिट साइड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा वहां दिखाएंगे, या ऐड करेंगे उस रिस्पेक्टिव फंड में लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में। तो यकीनी तौर पर राइट आंसर है कि आप उसे डिडक्ट करेंगे उस रिस्पेक्टिव फंड से लाइबिलिटी साइड पर। इसका मतलब है अगर एक फंड आपके पास आता है एक मखसूस काम के लिए, तो आप उसे एक एज अ लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। जब आपने उसे बैलेंस शीट में दिखा दिया और अब खर्चा होगा उसमें से, तो जाहिर सी बात है आप उसकी डिडक्शन भी उस रिस्पेक्टिव फंड से करेंगे जो आपने लाइबिलिटी साइड पर शो करके दिखाया होगा। नेक्स्ट कहा गया रिसिट और पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है साल के शुरू में, साल के इख्तिताम पर, बीच में फाइनेंशियल ईयर के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर होता है एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में। रिसिट और पेमेंट अकाउंट क्या नहीं है? एक वर्चुअल ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक से लिया गया। एक समरी है कैश ट्रांजैक्शन की, एक नॉमिनल अकाउंट है या एक रियल अकाउंट है। तो यकीनी तौर पर हमारे पास जो रिसिट और पेमेंट अकाउंट है वो एक समरी तो होता ही है, लेकिन एक समरी कैश बुक की होने के साथ साथ इसने कहा है कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या नहीं है। तो नहीं है एक नॉमिनल अकाउंट, वो नहीं है, यानी वो एक जो है रियल अकाउंट है, वो एक समरी है कैश बुक का, वो एक टुकड़ा है कैश बुक का, वो सब कुछ है। वो नॉमिनल यानी एक्सपेंस और इनकम अकाउंट नहीं है। तो लिहाजा इसने ऊपर पूछा है कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट, नहीं है। तो नहीं वो एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी वो एक खर्चों या आमदनियों का अकाउंट नहीं है। तो लिहाजा अ नॉमिनल अकाउंट इज द राइट आंसर। रिसिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द, वसूलियाँ रिकॉर्ड होती हैं कहाँ? डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर, दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड पर, या इनमें से कुछ नहीं। तो रिसिट्स पैसों की वसूली होती है और वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होती है, तो डेबिट साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहा गया सरप्लस या डेफिसिट एक अकाउंटिंग पीरियड का कहाँ से तलाश किया जा सकता है? रिसिट और पेमेंट अकाउंट से, बैलेंस शीट से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, या कैश बुक से? तो यकीनी तौर पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको पता चलता है सरप्लस या डेफिसिट का। तो सरप्लस या डेफिसिट इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो अगला एमसीक्यू आपके पास है 31। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू द, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मसावी है, बराबर है किसके? रिसिट और पेमेंट अकाउंट के, बैलेंस शीट के, कैश बुक के, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के? यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ़ायदा या नुकसान निकालने के लिए होता है, तो यकीनी तौर पर वो बराबर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या इंक्लूड शामिल होता है? सिर्फ कैपिटल के आइटम्स, रेवेन्यू यानी आमदनी के आइटम, दोनों कैपिटल के आइटम और रेवेन्यू के आइटम, या इनमें से कोई नहीं? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आमदनी और अखराजात का पता देता है, तो उसमें यकीनी तौर पर शामिल होते हैं ओनली रेवेन्यू आइटम यानी आमदनी के आइटम्स। नेक्स्ट कहा गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किस पे किए जाते हैं? कैश बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर, कैश और एक्रूअल बेसिस पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब तैयार होता है तो हमने देखा है कि उसके दरमियान न सिर्फ हम कैश की समरी यानी कैश की रिसिट एंड पेमेंट को लेते हैं, बल्कि हम इनमें मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स को भी करते हैं। और एडजस्टमेंट्स क्या करते हैं? उसे कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पर ले आते हैं। तो एक्रूअल बेसिस इज़ द राइट आंसर। अगर किसी को यह नहीं मालूम कि व्हाट इज़ एक्रूअल बेसिस, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक्रूअल बेसिस का मतलब होगा अखराजात को खर्चा मान लेना अगर वो उसी पीरियड के हों, चाहे वो वसूल हो, चाहे वो अदा हुए हों या अदा ना हुए। इसी तरह आमदनी को आमदनी मान लेना
अगर वो उसी पीरियड के हैं, चाहे वो वसूल हुई हो या वसूल ना हुई हो, उसे आमदनी इसलिए मान लेना कि वो उस पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। तो किसी पीरियड के अंदर होने वाली आमदनी को आमदनी मानकर रिकॉर्ड कर लेना, चाहे वो वसूल हुई हो या ना हुई हो। और किसी खर्चे को खर्चा मानकर रिकॉर्ड कर लेना, चाहे वो अदा हुआ हो या ना हुआ हो। ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाती है। यानी कोई चीज़ अगर जाहिर हो गई है, नमूदार हो गई है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेना उस अकाउंट में। इसके बाद हमारे पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कब किया जाता है? स्टार्ट ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, या दोनों, स्टार्ट और एंड दोनों ही। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड होता है साल के आखिर में, तो एंड ऑफ द ईयर इज द राइट आंसर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? एंड द राइट आंसर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, यानी खर्चों और आमदनियों को प्रेजेंट करने वाला अकाउंट। क्योंकि रियल अकाउंट में एसेट आते हैं, पर्सनल अकाउंट में लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आते हैं, तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, जबकि कैश की समरी जो होती है वो रियल अकाउंट है। डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो होती है उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, इनकम और गेन को, एसेट्स को या लाइबिलिटीज़ को। तो जैसा हम जानते हैं कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, लिहाजा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर हम एक्सपेंस एंड लॉसेस को लेते हैं। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस इज द राइट आंसर। क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो होती है उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो डेबिट साइड पे अगर एक्सपेंस एंड लॉसेस है तो क्रेडिट साइड पे यकीनी तौर पर इनकम आती है बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और गेन भी आते हैं बढ़ते हैं क्रेडिट होते हैं। तो इनकम एंड गेन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो इनकम एंड गेन इज द राइट आंसर। कहा गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हमेशा अकम्पनीड लिया जाता है ट्रायल बैलेंस से, कैश बुक से, बैलेंस शीट से, या इनमें से किसी से भी नहीं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हमेशा लिया जाता है, जुड़ा जाता है बैलेंस शीट से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा जुड़ा होगा, लिया जाएगा बैलेंस शीट से। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। एक्सेस ऑफ इनकम, आमदनी का ज्यादा होना, ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चों के मुकाबले में, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? दोबारा गौर से सुनिएगा। आमदनी का ज्यादा होना खर्चों के मुकाबले में, तो आमदनी ज्यादा होगी खर्चे कम होंगे, तो ये कारोबार में फायदा हुआ। कारोबार के फायदे को नॉन प्रॉफिट मेकिंग में सरप्लस कहा जाता है। तो सरप्लस इज द राइट आंसर। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों का ज्यादा होना, ओवर इनकम, इनकम के मुकाबले में, तो ये लाजमी सी बात है। खर्चे ज्यादा हैं तो नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा तो उसे कहा जाएगा इस नॉन प्रॉफिट मेकिंग में डेफिसिट। कहा गया फर्क, डिफरेंस दो साइड का रिसिट और पेमेंट के अकाउंट का क्या जाहिर करता है? तो रिसिट साइड आमतौर पे भारी होती है। अगर फर्ज करें रिसिट साइड ₹1,00,000 है, पेमेंट साइड 80,000, तो इसका मतलब है जो 20,000 का फ़र्क है वो दरअसल कैश का एंडिंग बैलेंस होगा। तो ऑप्शन हमारे पास नीचे, क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस, यानी कैश और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको प्रेजेंट करेगा डिफरेंस रिसिट और पेमेंट का। सरप्लस या डेफिसिट कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो याद रखिए सरप्लस या डेफिसिट को एक्यूमुलेटेड फंड में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें सरप्लस ऐड हो जाता है और डेफिसिट लेस कर दिया जाता है। तो एक्यूमुलेटेड फंड इज द राइट आंसर।